अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशन। गॉसेस लॉ जो है बेसिकली ये फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके लिए अगर हम इससे प्रीवियस टॉपिक देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का पता होना ज़रूरी है। लेकिन ये उससे ईजिली फ्लक्स को कैलकुलेट करता है। जैसे कि इसमें हमें टोटल चार्ज का पता हो तो हम उसमें से फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि गाउस लॉ की स्टेटमेंट है वो क्या है, द टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। कि किसी भी सरफेस में जो चार्ज है, अगर हम उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस एरिया का फ्लक्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक इजी मेथड है फ्लक्स कैलकुलेट करने का। तो कोई भी शेप अगर आपके पास है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो सरफेस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। अनक्लोज सरफेस के लिए गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। तो क्लोज सरफेस अगर होगा तो उसमें जितने भी चार्जेस होंगे, उन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा उस सबको सम अप करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि टोटल फ्लक्स अगर हम यहाँ पर लिखें तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर किस तरह से मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू सो ऑन वाई एन तक। ठीक है, जितने भी चार्जेस होंगे उन सब का फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। तो चार्ज वन की वजह से जो फ्लक्स होगा Q1/एप्सिलॉन नॉट, चार्ज टू की वजह से Q2/एप्सिलॉन नॉट और थ्री की Qn की वजह से Qn/एप्सिलॉन नॉट। तो इन सब में 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है तो इसको हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये अगर हम चार्ज सारे ऐड कर दें तो ये टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब एक सरफेस में जितना भी चार्ज होगा वो ये सब चार्जेस को ऐड करने से बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 Qn अगर हम ऐड करें तो हमें पास टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस बनता है, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो यही गाउस लॉ की स्टेटमेंट है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। एक सरफेस में जितना चार्ज होगा टोटल, उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका फ्लक्स आ जाएगा। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो एप्लीकेशंस में यही है कि गॉसेस लॉ डिफरेंट शेप्स या सिमेट्री में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। गॉसियन सरफेस है क्या, इट इज़ ए इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, वहाँ पर हम एक क्लोज्ड गाजियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं और उसके अराउंड हम फिर वहाँ पर फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी एक क्लोज सरफेस को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके अराउंड हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन हमारे पास जो बुक में दी गई है वो है द फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होगा, ठीक है, एक स्फीयर जिसमें चार्ज है, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें तो इसकी 2-3 एप्लीकेशंस थी। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज उस पर भी हम कैलकुलेट करते थे और प्लेट्स में भी कैलकुलेट करते थे, पैरेलल प्लेट्स में। लेकिन अब यहाँ पर हम सिर्फ एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, और सेंटर में इसके चार्ज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है इसमें से पास आउट हो रही हैं और रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, क्योंकि स्फीयरिकल शेप है तो रेडियली आउटवर्ड लाइंस इमिट होंगी। ठीक है, और हम जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ये गॉसियन सरफेस जो सेलेक्ट करेंगे इसका एरिया क्या है, 4πr²। ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल शेप का एरिया क्या होता है, 4πr²। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया, हम लिख सकते हैं इसको ई डॉट ए। एरिया हमारे पास 4πr² है तो वो हमने 4πr² लिख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरह साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये एक फ्लक्स का एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन बाय गॉसेस लॉ अगर हम बात करें तो गॉसेस लॉ में बताता है कि Q/एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्लक्स होता है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दिया, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि ई डॉट 4πr² इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज इक्वल टू 4πr² मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/4πr² Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा हम रीअरेंज करें तो 1/4π/0 Q/r², ये r² इधर आ गया और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बन गया।
फॉर द गाउसियन सरफेस। लेकिन अगर हम आउटसाइड द स्फीयर बात करें, जहां पर r इज इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर कैपिटल R स्क्वायर। तो जितना भी उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जाहिर सी बात है कम होती जाएगी, और R अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ। जितना डिस्टेंस चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो उतना ही इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जितना उसके करीब आएंगे चार्ज के वहां पर उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ से आप वेक्टर फॉर्म को भी डिनोट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए आप R यूनिट वेक्टर यूज़ करें और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है ई मीडियम। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी मीडियम की कैलकुलेट करें तो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करने से। इसका हम जरा जनरलाइज भी लिख देते हैं, 1/ε0 r 1/4 ε0 Q ओवर R स्क्वायर। तो हमने ये कूलम लॉ में भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि जब भी कोई मीडियम ऐड होता है तो उसको हम उसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ उस मीडियम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैक्यूम वाली वैल्यू को अलग कर दिया और एप्सिलॉन आर वाली वैल्यू को अलग कर दिया। तो अगर हम वैक्यूम को 1/ε0 r से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाती है, जो कि डिक्रीज करती है विद दिस फैक्टर। इस फैक्टर के साथ ये डिक्रीज करती है, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 है, लेकिन जितनी भी बाकी परमिटिविटी है वो 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू होती है। तो जब डिनोमिनेटर में 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये वैल्यू जो है ऑलरेडी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से जब भी कोई मीडियम वैक्यूम के अलावा ऐड किया जाएगा, चार्ज के इर्द गिर्द कोई मीडियम जो है वो वैक्यूम के अलावा कोई भी होगा, चाहे वो हवा है, पानी है, कोई भी है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो वैक्यूम की इंटेंसिटी हमेशा कम ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मीडियम एयर है तो वैक्यूम से वैल्यू कम आएगी। ठीक है, अगर मीडियम वाटर है तो वैक्यूम से वैल्यू कम ही आएगी। ठीक है, तो ये बात इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। इसके बाद कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में आपको पहले तो बात यह है कि ये क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो है वो क्लोज सरफेस। दूसरी बात सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी शेप है उसकी कोई सिमेट्री हो, चाहे वो प्लेन शीट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स हैं, या कोई स्फीयर है, इस तरह की शेप हो तो वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 इसकी लिमिटेशंस भी आपको पता होनी चाहिए जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि गाउसेस लॉ किस सरफेस पर अप्लाई किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाउसेस लॉ जो है वो क्लोज्ड सरफेस पर अप्लाई होता है। तो ये इसकी गाउसेस लॉ और इसकी एप्लीकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।